नमस्कार साथियों। आज आपके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। आज हम लोग 16 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज है, स्पेशली यूपीएससी और बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट से, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एलपीजी क्राइसिस के बारे में। ये न्यूज एक्चुअली में एक आर्टिकल है जिसमें फॉर्मर जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें दो चीजें, कुछ तो आप समझ सकते हैं कि कुछ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से भी लिखी गई है, तो उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। इस आर्टिकल्स में हम लोग सिर्फ उसको कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या एकेडमिक प्रोस्पेक्ट से जो इंपॉर्टेंट है। तो एडिटोरियल में कुछ बातें कही गई है कि वर्तमान में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद जो स्थिति बनी है, उसके बाद से एलपीजी का क्राइसिस इस एडिटोरियल में कहा गया, ऑल्दो गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अनुसार किसी प्रकार का क्राइसिस या शॉर्टेज नहीं है। तो इसमें ये एक्चुअली में फोकस इस पे कहा गया कि अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो स्थिति है, इसके बावजूद भी इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी का उतना टेंशन नहीं होता अगर सर्टेन जो है स्टेप्स पूर्व में लिए गए होते। तो यहाँ ऑथर के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वर्तमान में स्पेशली क्या हुआ है कि प्राइस इंक्रीज हुआ है। प्राइस इंक्रीज होने का सबसे अधिक जो असर कह सकते हैं, इफेक्ट कह सकते हैं, वो सबसे अधिक जो सबसे वल्नरेबल कौन है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनको लाभ मिला था। आपको पता है कि 10 करोड़ से ऊपर जो बेनिफिशियरी हैं बीपीएल फैमिली से थे, उनको मिला था। तो सबसे अधिक है कि इन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा कि जो अल्टरनेटिव जो फ्यूल का सोर्स है या आप कह सकते हैं, तो उस पर ये लोग कन्वर्ट करें। इसमें हो सकता है कि फिर से वो फायरवुड की तरफ मूव करें। अगर फायरवुड चाहिए तो फिर से इनको जो है प्लांट्स को या ट्रीज को जो है कट करना पड़ेगा। ये इसका इंपैक्ट आपका दोनों तरफ से होगा, इन्वायरमेंट पर भी होगा। आपको पता है कि ये कार्बन इमिशन से फिर इसमें इंक्रीज होगा, दोनों चीज होगा। ठीक है, कार्बन इमिशन भी इंक्रीज हो जाएगा, प्लस आपका जो ट्री कवर है वो भी कम होगा। तो इन्वायरमेंट के लिए जो है सस्टेनेबल नहीं है। प्लस आपको पता है कि इससे क्या हो रहा था कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा चीज था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जो स्पेशली बच्चे और जो महिलाएं थे, उनका जो है रेस्पिरेटरी डिजीज हो रहा था, तो जो आपका फायरवुड से जो खाना बनता था। तो ये एक तो ये कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, लेकिन उससे भी बड़ा चीज कहा गया कि सर्टेन स्टेप्स जो है पूर्व में जो डिस्कशन आए थे इंटरनेशनल स्तर पर, इंडिया के द्वारा भी डिसाइड किया गया था, लेकिन सर्टेन आप कह सकते हैं कि अगर प्रयास नहीं हुआ, जिसके कारण वो जो स्कीम्स है या जो पाइपलाइंस है वो कन्वर्ट मतलब अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाया। तो इसमें कुछ बातें जो कही गई, जो हम लोग अपने आंसर्स में भी कहीं शॉर्ट कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसमें को चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो हाईलाइट किया गया है वो कहा गया कि जिस प्रकार से हम लोग क्रूड ऑयल के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो एलपीजी है उसके लिए हम लोग किसी भी प्रकार से जो है आपका स्ट्रेटेजिक रिजर्व हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, तो नो स्ट्रेटेजिक एलपीजी रिजर्व जो है एक पहला इशू है। ठीक है, आपको पता है कि क्रूड ऑयल के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात करेंगे तो वो आपका कर्नाटक में आपका मंगलोर और पादुर में है, और जबकि आंध्र प्रदेश में वाइजग में है, लेकिन एलपीजी के केस में कहीं नहीं है। तो ये एक कमी है कि हम लोगों के पास स्ट्रेटेजिक जो है रिजर्व नहीं है। दूसरा क्या है कि एक पाइपलाइन जो है पूर्व में जो है प्लांट था, आईपीआई पाइपलाइन कहते हैं, ये आपका ईरान, पाकिस्तान और इंडिया ये जो है इसको कनेक्ट करता, लेकिन इसमें जो है आपका सी लेन का जरूरत नहीं पड़ता, यानी लैंड से ही आता। आप मैप जानते हैं, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान होते हुए आपका इंडिया। तो ये पाइपलाइन अगर आ जाता, तो अगर सी पर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शंस होता या कुछ आप अनवांटेड स्थिति रहता तो लैंड रूट से आ जाता। तो ये पाइपलाइन जो है स्पेशली यूएस के प्रेशर के कारण इसको जो है फंक्शनल नहीं हो सका। आपको पता है कि यूएस और ईरान का जो है रिलेशनशिप जो है अच्छा नहीं रहा है जब से 1979 के बाद से। तो ये इसमें जो है दूसरा एक और पाइपलाइन जो है प्लान था, तापी पाइपलाइन। ठीक है, अभी भी है। तो ये जो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया होते हुए, लेकिन ये भी जिस गति से जो है आप पाइपलाइन का काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो है शॉर्ट कमिंग जो है आप बताया गया। चौथा इसमें ये बताया गया कि एक पॉलिसी बना था जो है
नेल्फ बोलते हैं उसको, पहले उस नाम था हेल्प, उसको जो है बाद में ये किया गया था न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी में यह था कि प्राइवेट सेक्टर को भी अधिक से अधिक जो है इनकरेज करके, एक्सप्लॉइट करके जो है आप कह सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेस बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन वो भी अभी तक सक्सेसफुली इसका आउटपुट देखने को नहीं मिला है। तो ये कुछ कमी जो है बताया गया है उसमें से, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं रहने के कारण जो वल्नरेबल्स है वो कैसे मतलब इंडिया है उसके बारे में। देखिए इंडिया चाहे वो क्रूड ऑयल का केस देख लीजिए या पेट्रोलियम गैस का देख लीजिए, दोनों में इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल में तो आपको 85% से ऊपर जो है इंपोर्ट करता है। वही एलपीजी में भी आपका अप्रोक्सीमेटली या उससे ज्यादा ही कह सकते हैं 60% के आसपास जो है आपका इंपोर्ट होता है। और ये ज्यादा आप इसमें से आपका लगभग 40 to 50%, किसी किसी में 60% भी लिखता है। तो ये आपका इंपोर्ट होता है पर्सियन गल्फ से, इसमें भी आपका मोर देन 50% से ऊपर जो है आपका इंपोर्ट होता है पर्सियन गल्फ से। तो गैस हो या क्रूड ऑयल हो, दोनों में जो हम लोगों का डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा। और मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होते रहता है। आपको पूर्व में भी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो है गल्फ में जब वार हुआ था, ईरान इराक वार भी हुआ, तो उस समय भी ये स्थिति हुआ था। उसके बाद ही यह निर्णय लिया गया था कि इंडिया भी जो है स्ट्रेटेजिक जो है रिजर्व रखेगा, लेकिन अब एलपीजी का रिजर्व नहीं रखा गया था। तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग लेसन ले सकते हैं और इसका भी हम लोग स्ट्रेटेजिक जो है रिजर्व जो है रखा जा सकता है। साथ ही ये भी जानना चाहिए, देखिए अभी जो एलपीजी का है 2 तरीके का सिलेंडर होता है। एक होता है जो हाउस होल्ड में जाता है, जो इस पर सब्सिडी मिलता है, ये 14.2 किलो का होता है। और जो कमर्शियल होता है उसमें किसी प्रकार का सब्सिडी नहीं मिलता है, वो आपका 19 किलो का होता है। तो आपका कमर्शियल वाले में आप न्यूज में देख रहे होंगे बहुत जगह कैद किया गया है, हाउस होल्ड एज यूजुअल जो है अभी भी सप्लाई जो है हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग दोनों चीज चर्चा कर लिए, ठीक है, कि अगर एलपीजी का जो क्राइसिस है, लेकिन जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक जो है स्थिति थोड़ी ठीक लग रही है, क्योंकि तब तक न्यूज में आपका 2 शिप्स जो है, एक जो है शिवालिक करके जो वेसल है वो इंडिया आ गया है, एक और शिप के बारे में न्यूज है कि कल वो इंडिया आ रही है। तो ये है वहां पर ऐसा सिग्नल मिला है कि ईरान जो है इंडिया बाउंड जो वेसल्स होंगे उनको अलाउ करेगा, ठीक है। कुछ बैक चैनल जो डिप्लोमेसी है उसके तहत सर्टेन जो है बात चल रहा है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट का या ईरान गवर्नमेंट का भी नहीं है, लेकिन शिप्स आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि होपफुल है कि वहां पर एक बेहतर जो है डिप्लोमेटिक जो है बात हो रही होगी। कुछ मिस्टेक्स जो है एग्जाम्स में कर सकते हैं आप लोग, उसमें से एक है वन लाइनर में कभी कभी पूछ सकता है। अभी आप सुने होंगे कि ईसीए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसमें आपको 2020 में एक अमेंडमेंट आया था। इसमें क्या था ना, पहले किसी भी जैसे पोटैटो है, ओनियंस है, इसका भी आप कह सकते हैं कि इसके लिए भी ये चीज कवर था, जो आइटम्स कवर थे उसमें। तो 2020 में जब अमेंडमेंट हुआ था तो उन सब आइटम्स को कवर कर दिया। उसमें सीलिंग होता था कितना रखना, इससे अगर अधिक रखते तो फिर जो है वो ब्लैक मार्केटिंग माना जाता, होर्डिंग माना जाता। तो उसके कारण बहुत सारे किसान को दिक्कत हो रहा था कि जो लो प्राइस रहता था मार्केट में उस समय उनको सेल करना पड़ता था। इसलिए गवर्नमेंट में किसानों को ध्यान में रखते हुए सर्टेन आइटम्स को निकाल दिया था। लेकिन अभी भी ध्यान रखिएगा, एलपी जो गैस है वो अभी भी उस एक्ट के अंदर कवर है, ठीक है। ऑल दो एक्स्ट्रा जो सर्कमस्टांसेस होगा तब तो गवर्नमेंट किसी को कर सकता है, लेकिन ये आइटम एलपीजी नॉर्मल दिन में भी आपका जो है इसमें कवर है। ये चीज जो है आपको ध्यान रखिएगा। बहुत जगह यह भी ध्यान रखिएगा कि ये दिया जा रहेगा कि जो है इंडिया को टैंकर से कम बनाया गया है। अगर ऐसा रहता नहीं तो टैंकर्स क्या करते हैं, जो शिप का टैंकर है वो सिर्फ आपका ट्रांसपोर्टेशन में काम देगा, लेकिन किसी प्रकार से अन्य उसका हेल्प नहीं है, ठीक है। तो ये देखे हम लोग। अब देखिए सेकंड न्यूज दिया है कि बंगाल में जो है 2 फेज में चुनाव होने वाला। अभी पता है ईसीआई जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 5 राज्यों में जो है चुनाव का घोषणा किया। उसमें से 5 राज्य जो है, राज्य इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है, न्यूज में तो आप लोग देख ही रहे होंगे। उसमें से आपका है असम है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी है, केरला है, बंगाल है। तो खैर इसमें हम लोग अनाउंसमेंट हुआ था, इसके जो सर्टेन जो कंसेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं
कि ये जो अनाउंसमेंट होता है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है तो किस आर्टिकल के तहत करता है। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324 यानी 324 के तहत जो है इलेक्शन कमीशन को पावर है कि वह जो है इलेक्शन को सुपरिटेंडेंट कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इस शक्ति का यूज करते हुए जो है इलेक्शन कमीशन घोषणा जो है करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो यानी कि चुनाव कराना के लिए जो संवैधानिक संस्था है वो है। ठीक है, अब हुआ होगा क्या, जैसे ही चुनाव का घोषणा हुआ, इसको एक्चुअली में बोलते हैं प्रेस नोट। इस समय जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो प्रेस में आते हैं और वो जो है प्रेस इलेक्शन के बारे में घोषणा करते हैं, इसको प्रेस नोट बोलते हैं। अब ये जैसे ही प्रेस नोट होता है उससे होता क्या है, लागू हो जाता है एमसीसी, जिसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे ही शेड्यूल घोषणा होता है उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग क्या होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना। ठीक है, यानी जो कोई ना कोई तो सरकार होगी, उसको कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं मिले, इसीलिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू हो जाता है। ऑल्दो कोई यह एक्ट नहीं है, स्टैट्यूटरी एक्ट नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन है जो सभी पॉलिटिकल पार्टियों के सहमति से बना हुआ है। अब इसमें जो है आपका लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का सरकार जो है कोई नया जो है गवर्नमेंट जो है स्कीम्स का अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, नया कोई प्रोजेक्ट उसमें अनाउंस नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जो व्हीकल्स है या गवर्नमेंट जो फैसिलिटी है उसका किसी प्रकार से प्रचार प्रसार के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एमसीसी लागू होते ही आपका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर भी किसी ऑफिशियल्स का नहीं होता एक्सेप्ट ईसीआई के परमिशन के, यानी ईसीआई खुद जो है उसमें ट्रांसफर कर सकता है, अन्यथा ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जहां पर आपका डिक्लेयर हुआ है वहां पर ये चीजें हो रही होगी। आर्टिकल 324 हम लोग पढ़ लिए। आर्टिकल 325 भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम्स में आता है। उसमें यह है, आर्टिकल 325 में यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स इसके आधार पे उसको वोटर लिस्ट में इनएलिजिबल नहीं किया जाए, यानी उस आधार पर उसको अयोग्य नहीं किया जा सकता कि वह किसी खास जाति का हो, धर्म का हो, सेक्स का हो, कास्ट का हो। ठीक है, उसी तरीके से आर्टिकल 326 ये आपको जो है एडल्ट सफरेज की बात करता है, यानी कि जो भी 18 प्लस हो गए हैं वो अर्हता रखते हैं, एलिजिबल है वोट करने के लिए। उसी में एक और आर्टिकल फेमस है, कभी कभी कोर्स में आता है आपका आर्टिकल 329। इसमें क्या कहता है कि जब इलेक्शन एक बार जब स्टार्ट हो जाता है तो उसके बीच में आपका कोर्ट फिर इंटरफेरेंस नहीं करता, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू ही बच जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी जो इलेक्शन के समय आपका जितना किस प्रक्रिया से होता है उसके लिए जो एक्ट बना हुआ है वो आरपी एक्ट है। ठीक है, उसके बाद इसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपसे चर्चा कर दिए। डिस्क्वालिफिकेशन का भी ग्राउंड आपका आरपी एक्ट में रहेगा, प्लस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो ये सारी चीजें देख के आपको रहेगा। अब यहाँ पर इस न्यूज में एक चीज और दिया है कि वर्तमान में एलपीजी को लेके एक कह सकते हैं एक इशू जो है रहता है कि अगर उस प्रकार का इशू हो तो क्या गवर्नमेंट किसी प्रकार का कर सकता है, मतलब या नहीं डिसीजन ले सकता है, कोई सब्सिडी या उस तरीके की या कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन। क्योंकि एलपीजी का आपको पता है कि अगर वर्तमान में कुछ उस तरीके के मेजर चैलेंजेस नहीं है, लेकिन आने वाला समय में अगर क्राइसिस आता तो उस समय जो है कोई क्या पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा क्या, नहीं तो उसमें भी क्या है कि आपका इलेक्शन कमीशन के परमिशन के बाद जो है सर्टेन जो है निर्णय लिए जाते हैं। तो ये चीजें आप जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज अब हम लोग देखते हैं। एक देखिए न्यूज में आया है आप एजुकेशन रिफॉर्म इन पंजाब। अब इसमें जो आपको पता है आम आदमी पार्टी जो है सरकार है पंजाब में, यहाँ इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में एक जो है न्यूज छपा है और पर जो है उसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कुछ पॉजिटिविटी भी है। तो खैर उसमें स्पेशली पंजाब में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, इसके थीम पर हम लोग चलते हैं कि इसमें है क्या। इसमें यह कहा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो उस पर तो काम हुआ है, यानी कि वहां का जो क्लासरूम जो है ठीक हो गया है, जो बाथरूम्स होंगे वो ठीक हो गए हैं, बाउंड्री वॉल ठीक हो गया है, लेकिन अब टीचर्स भी सर्टेन जो है अपॉइंट किए गए, लेकिन अभी भी ह्यूज संख्या में टीचर्स की वैकेंसी है, क्वालिटी टीचर की
का जो है आपका कमी है, ये सर्टेन चीजें जो है आपका इसमें से बताया गया है। प्लस यह भी कहा गया कि जो भी लीडरशिप के द्वारा यह कहा जाता है कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो वहां पर यह कहा गया कि मात्र एक एमएलए अपने बच्चे को इस जो गवर्नमेंट बैक्ड जो स्कूल है, गवर्नमेंट का जो स्कूल है उसमें भेज रहे हैं। इसी आप कह सकते हैं न्यूज में यह भी कहा गया कि अलग कंट्री जैसे कि यूके है, जर्मनी है, यूएस है, वहां भी यही होता है कि जो बात करते हैं कि अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय होना चाहिए, वो खुद अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजते। तो ये जो है आर्टिकल्स उस तरीके से लिखा गया। तो आर्टिकल में ये दिखाएगा कि दो तरीके का गैप हो गया है, एक एलिट जो प्राइवेट स्कूल है वो, प्लस जो है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल के बारे में परसीव्ड एक नोशन भी बन गया है कि वहां तो एजुकेशन ठीक नहीं होगा, यानी एक जो है गैप बन गया है, ये उसमें जो है इसके निगेटिव है। प्लस जो है वहां पर एक और निगेटिव कहा गया है कि जो करिकुलम का जो क्वालिटी है उसमें गैप है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं। अब हम लोग एजुकेशन की बात अगर कर रहे हैं तो सर्टेन जो एजुकेशन का फ्रेमवर्क है वो रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप ऐसे हो या सर्टेन अगर इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रहे। देखिए वर्तमान में अभी क्या है, आरटीई एक्ट जो है आपका, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में जो आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या प्रोवाइड करता है कि 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये बातें जो है अभी ध्यान रखें। उसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी चल रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था, इसमें देखिए फोकस क्या है, मदर टंग इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है। और इसमें आपका 5+3+3+4 का कंसेप्ट चला। यहां पर फोकस है आपका जो वोकेशनल जो आपका एजुकेशन है उस पर भी फोकस है, यानी कहने का मीनिंग है कि स्किल पर भी इसमें फोकस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इवन कहा गया कि जो 6 क्लास है वहां से कोडिंग पढ़ाया जाए, ठीक है, और रोट लर्निंग का जो कंसेप्ट है उसको कम किया जाए, ठीक है। तो ये आपका देखने को मिलेगा उसमें। उसके बाद एक चीज और इसी में कहा गया, देखिए हर बार कौन भी किस सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में अच्छी जो भी एजुकेशन का लेवल है क्या या नहीं है, उसके लिए वेरियस एजेंसी जो है उसमें अपना रिपोर्ट जो है पब्लिश करती। उसी में एक जो है आपका बहुत ही आप कह सकते हैं फेमस जो है आपका इसमें नेशनल असेसमेंट जो है आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे का भी रिपोर्ट देता है। इसमें क्या करता है कि इसमें क्या है कि आपका जो स्कोर है, ठीक है, वो इंप्रूव तो हुआ है, लेकिन अभी भी वो जो स्कोर है वो प्राइवेट जो स्कूल से उससे बहुत कम है, यानी वहां भी आप गैप जो है अभी बहुत है। उसी तरीके से एक नया स्कीम आपको पता है चला है, पीएम श्री स्कूल। इसमें क्या हो रहा है कि जो मॉडल गवर्नमेंट स्कूल बनाने की बात कीजिए, ताकि अगर उसको पहले वो हो, ठीक है, उसके बाद फिर अन्य जो है उसका एक्सपेंशन अन्य विद्यालय में भी हो जाए या उसका उसको बढ़ाया जाए। तो ये पीएम श्री स्कूल्स भी जो है अभी कराया जा रहा है, ठीक है। उसी यहाँ पर एक जो है पंजाब में क्या हुआ था, एक स्कूल का मॉडल चला है, उसको बोलते हैं मॉडल में स्कूल ऑफ एक्सेल इमिनेंस। तो इसमें हुआ क्या कि एक स्कूल तो मान लिया प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उसके तरीके से फैसिलिटी हो जाएगा, लेकिन जो है आपका बहुत जो है आपका जो विद्यालय जो छूट जाएंगे वहां पर अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ जो है ऑथर है उनके द्वारा जो है ये बातें कही गई है। तो यहाँ पर कंसेप्ट में अगर देखिए कि जो एलिट प्राइवेट स्कूल्स है वहां पर क्या होता है कि आपका जो गवर्नमेंट स्कूल के जो वहां नहीं पढ़ के आप कह सकते हैं कि जो प्राइवेट विद्यालय है वहां पर पढ़ते हैं, और एक तरीके से यह माना गया है या एजेंसी के द्वारा जो सर्वे करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि मोस्ट ऑफ दी जो पुअर फैमिली के बच्चे हैं वही जो है गवर्नमेंट स्कूल में जो है पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक रीजन तो होगा कि स्टिग्मा, कि अगर वहां एजुकेशन अच्छा भी होगा तो लोग जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते, एक परसीव्ड नोशन है वहां पर गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ाई नहीं होती है, वो भी एक है। लेकिन इसी के कारण और क्या हो रहा है ना कि अब शिक्षा में एजुकेशन में गैप बढ़ रहा है। एजुकेशन में जब गैप बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट आपको फिर इनकम के भी गैप में देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हो, जब इनकम में गैप होगा तो जो इनइक्वालिटी जो एम है कॉन्स्टिट्यूशन का कम करने का, लेकिन यहाँ पर उसके कारण बढ़ जाएगा। तो ये चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। जो ये सर्वे जो भी कम आप एजेंसी करती है वो क्या देखता है कि फाउंडेशनल जो लिटरेसी है या न्यूमरेसी है, यानी फर्स्ट क्लास के बच्चा जो है या सेकंड क्लास के बच्चा, थर्ड क्लास के बच्चा एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं,
उस बेसिक जो बुक्स है वो पढ़ पाता है या नहीं पढ़ता, इस तरीके का उनका जो है सर्वे रहता है और इस तरीके से उनका जो है फिर रिपोर्ट आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, ये कहा गया कि ट्रम्प जो है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो जो है अपील किए कि वार्षिक भेजने के लिए अदर्स कंट्री को। अदर कंट्री में कौन को, जैसे कि चाइना से भी रिक्वेस्ट किया गया, जापान को कहा गया, साउथ कोरिया को कहा गया, ठीक है, या अदर नेशन को, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको अगर ओपन रखना है तो अन्य भी देश जो है वो अपना जो है नेवी वहां पर भेजे ताकि उसको जो है ओपन रखा जाए। अब यहां पर क्या होता है, सबका जवाब पहले सुन लीजिए तब आपको कॉन्टेक्स्ट पूरा समझ। चाइना का व्यू था कि हमको वार में इंगेज नहीं होना, चाइना जो है वार में इन्वॉल्व नहीं होगा। उसी तरीके से जो फ्रांस है, फ्रांस से स्टेटमेंट आया कि अभी का जो वर्तमान स्थिति है वह सिर्फ डायलॉग का है, किसी कॉन्फ्लिक्ट या वार का नहीं है, यानी सिर्फ वार्ता से आगे बढ़ने का है। तो यानी कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो है यूएस जैसा यूएस प्रेसिडेंट जिस उम्मीद में थे कि अन्य कंट्री आगे आके वो भी करेंगे, तो ऐसा कुछ तत्काल देखने को नहीं मिला है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी एक स्टेटमेंट दिया। ईरान का कहना था कि हम सिर्फ उसी को रोक रहे हैं जो यूएस का है या उसका एलाइज है, बाकी जो है जो कंट्री है उनको यूएस जो है उसके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ओपन रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपका अभी तक न्यूज में ये चीजें चल रहा है। अब इसमें इशू क्या क्या है, देखिए वो क्या रहा है कि फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल तो सबको चाहिए, सबको वहां से व्यापार भी है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस के लिए कोई जो है रेडी नहीं है। यानी जो कलेक्टिव एक्शन लेना है, सब मिल के जो एक्शन लेना है, उसमें जो है आपका इशू है। ठीक है, तो ये जो रिस्क है या जो कॉस्ट है वो कोई बियर करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक चीज है। दूसरा, इसको आप ऐसे भी समझिए, यूएस क्या कहा, जब से 1980 में कार्टर डॉक्ट्रिन जब से आया, ठीक है, तब से यूएस जितना भी आपका गल्फ कंट्री है, जीसीसी के जितने भी कंट्री हैं, उनको यह एश्योर किया था कि वह खुद जो है इन लोगों का सुरक्षा का भार लेगा, और उसी के आधार पर वहां जो है बेस भी बना था। आपको पता है कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जीसीसी के, वहां पर जो है अमेरिकन बेस बना हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है आपका मतलब ये है। ठीक है, तो ये भी एक इशू रहता है कि जो है अब ये उसमें ये हो जाएगा कि अगर कोई दूसरा अगर इंटरेस्ट दिखाएगा तो फिर यूएस को यह भी लग सकता है कि जो उसका इंटरेस्ट है वह भी वहां पर कह सकते हैं कि डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो अगर एंट्री होगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक रहेगा, फिर अन्य नेवी आएगा तो फिर वहां भी जो है इशू बढ़ने का संभावना रहेगा। दूसरा फिर एक क्या है कि जो बाकी जितने भी आप कह सकते हैं एलाइज कंट्री हैं या अदर कंट्री हैं, जो जिस प्रकार से यूएस ने अफगानिस्तान में जो आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा, या फिर जो है जिस तरीके से अफगान मैटर को डील किया गया, या जिस तरीके से यूक्रेन को डील किया गया, जिस तरीके से अभी ईरान पर जो है स्ट्राइक किया गया, तो इन सारे स्थिति को देखते हुए जो अदर कंट्री है वो बहुत कॉन्फिडेंट जो है उसमें नहीं है। बहुत ही यूएस लेड जो आप कह सकते हैं ऑपरेशन है, उसमें ट्रस्ट जो है दूसरे कंट्री का नहीं दिख रहा है वर्तमान में, ऐसा ही कहना है इस आर्टिकल जो है उसमें। ठीक है, अब चाइना का देखिए प्रॉब्लम क्या है। चाइना का क्या है कि वो एक तो 25 साल का जो है एग्रीमेंट कर चुका है ईरान के साथ को जो है, तो वहां पर दूसरा क्या है कि जो चाइनीज जो है चाइनीज का तेल जो भी है, तो चाइना तो तेल जा ही रहा है, तो वो क्यों अननेसेसरी का वार में आएगा, तो ये भी चीजें हैं। ठीक है, तो अब उस ये हर कंट्री का अपना अपना है। ठीक है, इंडिया के बारे में हम लोगों को अगर सोचना है तो इंडिया देखिए अभी तत्काल जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है आपका आपको यूज कर रहा है, यूएस के साथ भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया जो है आपका ईरान से भी बेहतर संबंध रहे हैं, हिस्टोरिकली भी रहे हैं, प्लस अन्य तरीके का भी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो आपका चाबहार पोर्ट को लेके हो, रिमिटेंस को लेके हो, डायस्पोरा को लेके हो, या ईरानियन जो ऑयल है इसको लेके है। तो ये इसके कारण जो है इंडिया जो है आपका बीच का अभी तक मार्ग जो है लिया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक अल्टरनेटिव जो रास्ता है उसको लेकर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कहीं पर आपको यूज आ सकता है।
अब मान लीजिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जाके कहीं कहीं ये हो सकता है कि बीच में अगर सऊदी है तो फिर रेड सी से चला। रेड सी में भी दिक्कत क्या है कि एक तो देखिए जितने भी जो उनके तेल भंडार है वो पर्सियन गल्फ के जो सराउंडिंग एरिया है वहां पर है, तो वहां से यहाँ आने के लिए आपको जो है लैंड में सर्टेन जो है पाइपलाइन एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो एक सऊदी अरब को लेके है भी तो उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, तो फ्लो उतना नहीं हो पाएगा जितना कि जो है ग्लोबल स्तर पर रिकॉर्ड है। प्लस रेड सी पर भी क्या है, ईरान का यह जो यमेन जो कंट्री है यहां पर प्रोक्सी जो ग्रुप है, हौती ग्रुप है, वह भी जो है आपका रेड सी पे जो है टारगेट करता है सी को, तो ये भी सुरक्षित नहीं। उसके बाद अगर अफ्रीका होते हुए अगर कोई जाएगा मेडिटेरियन होते हुए और अफ्रीका के फिर साउथ पार्ट से अगर एशिया आ जाएगा तो लगभग 2 से 3 वीक का एक्स्ट्रा समय लगेगा। तो उसके कारण क्या होगा, पूरा फ्रेट ही जो का रेट बढ़ जाएगा। फ्रेट मतलब जो शिपिंग कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा, टाइम का जो है ये हो जाएगा, अब ज्यादा लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है इशू है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे जो है किस प्रकार से अभी तत्काल जो आपका रिक्वेस्ट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किसी अन्य नेवी को, तो वो तो अभी कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक उस तरीके से नहीं मिला है, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोगों को एक और न्यूज हमेशा जो है अभी कुछ दिन पहले जो आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वगैरह भी हुआ कि एनसीईआरटी का जो जुडिशियरी टॉपिक को लेकर जो इशू हुआ था वो आप लोग जानते होंगे, हम लोग उस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं करेंगे जो कंट्रोवर्सी है। हम लोगों को एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि वो है क्या। देखिए यह जो है आपका एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी है ये आपका जो अब एमओ एचआरडी डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है आपका जो है उसके अंदर का एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसका काम क्या क्या है, तो इसका काम है टेक्स्ट बुक, मॉडल टेक्स्ट बुक बनाना, ठीक है, क्यूरिकुलम बनाना, ठीक है, या रिसर्च करना। तो ये सारी बातें हैं। इस न्यूज में ये कहा गया कि सर्टेन जो आपका पास्ट में जो कुछ घटना हुआ जो एनसीईआरटी के क्रेडिबिलिटी को कम करता है, तो इस आर्टिकल में सजेस्ट दिया गया है कि वो अपने ऑटोनोमस फंक्शन या जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है चीजों को करना चाहिए उस तरीके की बात जो है की गई। बहुत तरीके का कंट्रोवर्सी पिछले 1-2 साल में आप सुने होंगे, जिस प्रकार से मुगल हिस्ट्री को हटाया गया उसको लेकर भी मीडिया में बहुत तरीके का या बहुत एडिटोरियल्स आए थे, ठीक है आपका, ठीक है। उसी तरीके से पीरियडिक टेबल्स को हटाया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से जो डार्विन का सर्वाइवल का जो कंसेप्ट है वो हटाया गया। तो इन सब चीजों को जो है आपका इशू रहा है जो है उसके बारे में वेरियस जो है ओपिनियंस जो है उसमें आते रहे। तो खैर वो आप कहीं यूज नहीं कर पाइएगा आंसर्स में। हम लोगों को मेनली समझना है कि यह जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। रिसेंट जो चीजें हैं उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है, ताकि एक कहीं पर आप रिफरेंस दे सकते हैं। बाकी उसमें जो है उस तरीके के बाकी एजुकेशन के बारे में सर्टेन अगर ध्यान रखिएगा तो आपको पता है कि जो है कनकरेंट लिस्ट है, ठीक है। इसमें आपका कानून जो है सेंटर और स्टेट दोनों बना सकता है, ठीक है। प्लस जो है आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 के अंदर जो है कोई भी जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट ग्रुप्स हैं वह अपना इंस्टीट्यूशन खुद से जो है वो आप कह सकते हैं एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ये दोनों चीजें। उसी प्रकार से अगर आर्टिकल 46 में देखिएगा तो ये कहता है कि स्टेट को जो है प्रमोट करना चाहिए एजुकेशनल एवं आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। तो ये जो है आपका डीपीएसपी 46 में भी है, ठीक है। अब एनसीईआरटी है क्या, एनसीईआरटी के बारे में कहीं कहीं यूपीएससी में स्पेशली इस टाइप का पूछता है। देखिए यह क्या है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ठीक है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है उसके अंदर जो रजिस्टर किया हुआ एक एनसीईआर जो है एक सोसाइटी है, ठीक है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इस तरीके का सवाल सामान्यतः यूपीएससी में पूछे जाते रहे कि एनजीओ है कि सोसाइटी है। तो देखिए सोसाइटी उसको बोलते हैं जो आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अगर जो जिसका निबंधन होगा वही कहलाता है। तो एनसीईआरटी क्या है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ठीक है। तो लेकिन कहा यह जाता है कि टेक्निकली तो जो है ऑटोनोमस है लेकिन प्रैक्टिकली जो है यहाँ पर जो पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं उनकी चलती, ऐसा जो है इसमें बताया गया है, ठीक है। अब देखिए एक और आता है, अभी जो एलपीजी गैस को लेकर एक फर्टिलाइजर सेक्टर्स को भी लेकर चलते रहता है।
अब यहाँ ये कहा जाता है कि जो एलएनजी है उसका इंडिया ना लगभग 27 मिलियन मैट्रिक टन जो है आपका इंपोर्ट करता है। उससे होता क्या है कि आपका आप लगभग मोर देन 50% से अधिक जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। तो ये मतलब एक कह सकते हैं गंभीर है, दूसरे कंट्री के ऊपर जो है डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसके जो की फैक्टर्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इंडिया में होता क्या है ना कि फर्टिलाइजर में अगर बहुत डीएपी है, यूरिया है, तो मैक्सिमम 80% से ऊपर जो कंजम्पशन है वो यूरिया का हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ जो नेचुरल गैस है उसका आपका 70% गैस आपका इसी में यूज हो जाता है। तो ये एक इशू जो है सप्लाई चेन में आपको दिक्कत रहेगा। दूसरा जो डीएपी है वह भी आपका इंपोर्ट किया जाता है, ये स्पेशली आपका चाइना से या सऊदी से, ठीक है, जॉर्डन से। उसी तरीके से आपका मॉप जो है, म्यूरेट और पोटाश जो है, ये तीन आपको ज्यादातर चलता है, यूरिया, डैप, मॉप, ठीक है। तो ये भी आपका इंडिया लगभग 95 to 100% इंपोर्ट ही करता है। ये आता है आपका कनाडा जैसे कंट्री से, रसिया से, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए एक तो क्या है ना कि ओवर यूज है फर्टिलाइजर्स का, जहां यूरिया का जरूरत नहीं भी है वहां यूरिया किसान के द्वारा यूज किया जाता है। तो ऐसे में जरूरत है कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है अधिक से अधिक प्रमोट किया जाए, ताकि किसान को जिस चीज का जरूरत है वही फर्टिलाइजर यूज करे, ठीक है। तो ये चीज किया जा सकता है, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है अधिक से अधिक जो है लोगों को के बारे में बताया जा सकता है। अभी सारे बिहार के स्पेशली केस में लगभग सारे अनुमंडल में इसका जो प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, वो एस्टेब्लिश हो गया है। तो आसान है, किसान यहाँ से करा सकते हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट कमी है उस हिसाब से वो फर्टिलाइजर्स का यूज करें। प्लस जो ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी है या इस तरीके का चैलेंजेस है, स्पेशली देखिए कि अभी जो स्थिति है उसमें जो है प्राइस बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगा। तो रिफॉर्म सजेस्टेड अगर कहीं आपसे पूछा जाए या आप कहीं लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर का जो इंपोर्ट है वो आप जो है पहले डाइवर्सिफाई कीजिए। कोई भी चीज में, जैसे तेल में ही क्या होता है कि हमको अगर पता है कि एक पर रहने से पर्शियन गल्फ अगर वहां पर चोक होता है तो अब देखिए कितना दिक्कत हो। इसलिए सबसे तो पहला है कि अधिक से अधिक कंट्री से डाइवर्सिफाई करने का, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया है, मोरक्को है, तो पहला है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। दूसरा है कि डीबीटी होना चाहिए किसान को, ठीक है। जो सब्सिडी है जो कंपनी को जो जाता है वो नहीं जाके सीधे किसान को जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है कि नैनो यूरिया को जो है प्रमोट करना है। नैनो यूरिया का देखिए एडवांटेज क्या होता है, पर यूनिट अगर आप देखिएगा तो इसमें ऑलमोस्ट 50% में इसका काम हो जाता है। तो नैनो यूरिया क्या होता है कि इससे हमको कम से कम यूरिया लगता है, ठीक है। तो लगभग 50% आपको लगेगा, तो ये एक बेहतर है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इंडिया का जो मिट्टी है ज्यादातर जो है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो है आपका कम पाया जाता है। तो उस जो जिस तरीके का न्यूट्रिएंट का कमी है उसी तरीके का आपको सब्सिडी, यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड जो है सब्सिडी जो है सरकार जिस प्रकार से दे रहा है उसी को देना चाहिए, उसको और बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड हम लोग चर्चा कर लिए। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजर वाली बातें क्यों निकल के आए, क्योंकि एलपीजी का जिस तरीके से हो रहा है आपको पता है कि एलएनजी में भी कमी है, फर्टिलाइजर भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कशन किए। इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा और सोच के देख सकते हैं जो लोग मेंस दे रहे होंगे, इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग, फार्मर्स, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसी के बीच में वेरियस तरीके का ट्रेड आप कह सकते हैं डील भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट अधिक लगेगा तो किसान महंगा बेचेंगे, अगर कहीं दूसरे कंट्री से डील रहा जहां से सस्ता सामान आ जाएगा तो यहाँ के किसान के लिए दिक्कत रहेगा। तो आप ये सब जो है करंट में लिंक करके आप चीजों को सोच सकते हैं, ठीक है। एक जो है ये जस्ट फिर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दिए हैं कि कहीं पर जो है अभी फेक न्यूज या उस तरीके का कहीं एग्जाम्पल्स लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक डेटा है कि फेक थ्रेट एंड रियल रेस्पॉन्स 22 मंथ में जो है 50 जो है आपका थ्रेट आया, 500 स्कूल आया, इस तरीके का। तो आपको कहीं डेटा में यूज करना है तो आप इन चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। अन्यथा बहुत जो है काम का नहीं है, ठीक है। उसके आगे है इंडिया का जो आपका
एफडीआई पॉलिसी जो है, जो लैंड बॉर्डरिंग कंट्री है उनके लिए चेंज किया गया है उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए इसमें चेंज में क्या क्या किया। पहले क्या था ना कि एक प्रेसिडेंट था जिसको कि फेमसली हम लोग PN3 के नाम से जानते हैं। इसमें आप कह सकते हैं ये उस समय था जब स्पेशली गलवान वैली पर आपका कह सकते हैं इसकालेशन हो गया था, प्लस जो है उसी समय कोविड का भी उसके पहले समय था। तो इस समय जो है ऐसा ये किया गया था, प्राइमरली उसके लिए किया गया था कि चाइनीज जो है किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट जो है नहीं हो। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ, वेरियस जो स्कीम है जैसा कि PLI है, तो परफॉर्मेंस लिस्ट इसमें जो है इंसेंटिव मिलता है। तो स्पेशली सर्टेन जो सेक्टर्स है ना, सेमीकंडक्टर है, आपका बैटरी वाला सेक्टर है, उसमें जो बहुत सारे जो मटेरियल है लगभग 90% जो उसमें चाहे उस सप्लाई चेन में जो मटेरियल चाहिए वो चाइना से ही मिलेगा। इसीलिए उसके कारण बहुत सारी कंपनियों को जो है इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, PLI है या उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या हुआ है कि अब जो है इसको चेंज किया गया है, यानी कि अब अलाउ कर दिया गया है जो भी लैंड बॉर्डरिंग कंट्री है चाइना के साथ साथ जो भी म्यांमार है, भूटान है, सभी जो है आपका उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। अब उसमें सिर्फ जो है आपका रिस्ट्रिक्शंस रखा गया है आपका। पहले थोड़ा सा इसका बेसिक को जानते हैं। FDI एक्चुअली में दो तरीके से आपका कंट्रोल होता है। एक तो चलता है फेमा जो कि 1999 का एक्ट है, ठीक है। दूसरा FDI दो रूट से आता है, ठीक है। एक आता है आपका ऑटोमेटिक रूट, यानी यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट से आपको किसी भी प्रकार का अप्रूवल नहीं लेना रहता है। लेकिन दूसरा जो है आपका अप्रूवल रूट रहता है, यानी कि यहाँ गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना रहता है, ठीक है। अब उसमें अलग अलग सेक्टर्स में डिफाइंड है। जैसे मान के चलिए कि आप डिफेंस सेक्टर है तो 74% तक का सीमा है, इंश्योरेंस है 74% है, मल्टी ब्रांड रिटेल है तो 51% तक, ठीक है। तो इस तरीके का जो है आपका कहा गया। उसी तरीके से PLI जो है आपका लगभग 14 सेक्टर से आपका पर ये लागू किया गया था। लेकिन क्योंकि सप्लाई जैसे स्पेशली सेमीकंडक्टर वगैरह की कंपनी जो है इसका लाभ ले सकते थे, लेकिन सप्लाई चेन में जो कंपोनेंट आना चाहिए था वो चाइना से ही आना था, तो उसके कारण FDI कम हो गया था, जिसके कारण ये टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर में दिक्कत था प्लस रॉ मटेरियल्स में। तो अभी वर्तमान में क्या किया गया उसको जो है अलाउ कर दिया गया एक्सेप्ट सर्टेन जो है सेक्टर। तो इससे आप कह सकते हैं पॉजिटिव क्या होगा, FDI भी आएगा, जो यहाँ लोकल जो डोमेस्टिक कंपनी है उनको फायदा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बाकी सारे फायदे आप जोड़ सकते हैं। इससे जो है रुपी जो है स्ट्रांग होगा, तो इंपोर्ट बिल कम होगा, उसके कारण हम लोगों का जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होगा। तो ये सारा एंगल आप ऐड कर सकते हैं मैथ्स के हिसाब से। एक और इंटरेस्टिंग इसमें जो है अभी कि जिस प्रकार से AI जो है किस प्रकार से हर फील्ड में जो है अपना जो है स्कोप बढ़ते जा रहा है, तो इन पर एक एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनका एक इंटरव्यू भी जो है इसमें छपा है। तो खैर इसका हम लोगों को तो उसी हिसाब से जानना है कि AI का वर्तमान में किस तरीके से जो है आपका मेडिकल में आपका यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब सबसे देखिए अभी वर्तमान समय में जो जितना भी एक्सरे है, ठीक है, यानी डायग्नोस्टिक वाला काम में अब स्टार्ट हो गया। एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया या MRI है, तो इन चीजों का रिपोर्ट जो है मतलब पढ़ सकता है AI, प्लस जो है किसी भी प्रकार का एबनॉर्मलिटी है उसको भी डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन एरर को भी आप कह सकते हैं कि कम करता है। दूसरा क्या है, इवन OPD मतलब जब आप जाते हैं तो पहले देखिएगा कि आपसे परिचय लिया जाता है, आपका एज, क्या सिम्टम्स है, किस प्रकार से, तो वो जो इनिशियल्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका AI के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। उसका चैटबॉट रहेगा, आपसे पूछेगा, उस अनुसार से तैयार कर देगा और आपको वो मार्क भी कर देगा कि किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आपको जाना है। तो ये अभी जो है ये वर्तमान एम्स के जो डॉक्टर हैं उनका इंटरव्यू है, तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में हेल्थ केयर में कहाँ जो है आपको यूज किस प्रकार से मतलब हो रहा है AI का। तीसरा जो है ड्रग इंटरेक्शन में भी, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन मतलब क्या होता है कि आप सपोज कीजिए जो स्लिप्स है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको पता है मेडिसिन अलग अलग सॉल्ट्स और केमिकल्स के मदद से बना होता है। तो कभी कभी एक केमिकल्स जो है दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता या वो दवा उसके साथ नहीं मिलना चाहिए। तो उस तरीके का अगर कोई आप कह सकते हैं कि ड्रग का इंटरेक्शन का है तो वो आपका AI चेक कर लेगा, स्लिप उसमें दिया जाएगा, वो प्रिस्क्रिप्शन के पहले चेक कर लिया जाएगा कि किसी प्रकार का
उस तरीके का कंपोजिशन तो नहीं बन रहा। तो इससे जो है पेशेंट को भी फायदा हुआ और डॉक्टर्स को भी फायदा है। उसी प्रकार से एपिडेमियोलॉजिकल जो है, यानी अभी क्या हो गया कि आपका फेस से या फोटो खींच के भी जो सर्टेन जो डिजीज है उसका पता लगाया जा रहा है। ठीक है, यानी स्किन से संबंधित जो आपका है वो भी आपका एआई की मदद से अभी हो रहा है। अभी तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो इंटरव्यू में मेन बात जो एम्स के डायरेक्टर है उनके द्वारा बताया गया कि अभी जो जो एआई है वो मोस्टली क्या है ना कि जो वेस्टर्न जो आपका डाटाबेस है ना उससे ट्रेन है। इंडियन जो सिस्टम है या इंडियन जो पेशेंट का बिहेवियर है उससे ट्रेन नहीं। इसलिए अभी फाइनल जो है किसी प्रकार का कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये हेल्प कर रहा है। और समय के साथ जैसे जैसे अधिक डेटा के साथ इसका इंटरेक्शन होगा, डेटा माइनिंग होगा, तो और एआई जो है आने वाले समय में जो है हेल्थ सेक्टर में अधिक से अधिक आप कह सकते हैं उस तरीके से आपको भूमिका निभाएगा या लोगों को सपोर्ट करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हाँ, साथ ही डिस्क्लेमर है कि पिछला 1-2 दिन से थोड़ा अन्य व्यस्तताओं के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ है। कोशिश करेंगे कि आपको जो है टाइमली जो डिस्कशन है वो मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। किसी प्रकार का अगर आपको सजेशंस है, सुझाव है तो जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।